गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बच्चे अपन इन 50 क्वेश्चन से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ब्रश अप करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। पहले आप उसका आंसर खुद से निकालना, उसके बाद आप उसका वीडियो सोल्यूशन देखना। हाँ, आपको इसमें एक बार टाइम लगेगा, बट इससे बच्चे आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट्स ब्रशअप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके अंदर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के जैसा बिहेव करेगा। अपन जानते हैं बच्चे, अगर कोई कंपाउंड एसिड के जैसा बिहेव करना चाहता है तो उसको बच्चे क्या करना पड़ेगा, H+ रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी एक कार्बन से H+ रिलीज होएगा तो किसी ना किसी कार्बन पे बच्चे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे H+ रिलीज होएगा तो किसी एक कार्बन पे बच्चे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे दो केस हो सकते हैं ना, नेगेटिव चार्ज उस वाले पे भी आ सकता है और इस वाले कार्बन पे भी आ सकता है। यहाँ पे बच्चे क्या होएगा, H+ रिलीज करेगा तो इस वाले कार्बन पे, केवल इसी वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों बच्चे, जब इस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अपनी ये वाली रिंग तो बच्चे पहले से ही क्या है, एरोमेटिक है। बट जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपनी बच्चे ये वाली रिंग भी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी ना। ये वाली रिंग भी अपनी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपना एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कर रहे हैं बच्चे, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कितने हो जाएंगे बच्चे, 6 हो जाएंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है बच्चे, कि ये वाली रिंग मेरी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। और अपने को पता है अगर अपना कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो अपन बोल सकते हैं कि वो वाला कांड होना चाहेगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड इज जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। तो इसलिए बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है विच द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग फिनोल डेरिवेटिव्स आर। तो आपको बच्चे कुछ फिनोल के डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो अपन बच्चे जानते हैं अगर कोई कंपाउंड एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है तो उसको बच्चे क्या करना पड़ेगा, उसको H+ रिलीज करना पड़ेगा। तो अगर बच्चे यहाँ से ये H+ आयन रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से ये H+ आयन रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से H+ आयन रिलीज करेगा तो बच्चे क्या आएगा, सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर वो H+ आयन रिलीज कर देगा तो बनने वाले को अपन क्या बोलते हैं बच्चे, उसका कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, तो एसिड बेस के अंदर उतना ज़्यादा कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कि एसिड उतना अच्छा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो अपन देख लें कि कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, वहाँ पे बच्चे अपन बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए तो यहाँ पे NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा बच्चे, NO2 का -M लग रहा होगा। यहाँ पे OR का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा बच्चे, OR का यहाँ पे +M लग रहा होगा। हेलोजन्स का कौन सा इफेक्ट लगता है, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। तो डीएक्टिवेटिंग के कारण बच्चे इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, -I लग रहा होगा। और यहाँ पे बच्चे CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, CH3 का यहाँ पे +H इफेक्ट लग रहा होगा। तो अपन बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो -M अपन जानते हैं -I से तगड़ा है, तो यानी कि S की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद बच्चे किसकी होगी, Q की स्टेबिलिटी होगी। और P और R में से P ज़्यादा स्टेबल होएगा क्योंकि +M ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो वो ज़्यादा अनस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो उसके बाद बच्चे आपका आएगा P और उसके बाद आएगा आपका R। तो आंसर क्या हो जाएगा, SQPR, यानी कि ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैव लोएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड के बच्चे डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई एसिड दे रखा है, यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। लेटर से आपको कोई एसिड दे रखा है और एसिड दे रखा है तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चे किसके बराबर होएगा, कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH। और अपन जानते हैं जितनी H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होएगा,
यानी कि उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चे क्या होएगी, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चे क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। यानी कि उतनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बच्चे क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी बच्चे क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो अपन बच्चे क्या करते हैं, सबके कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो यहाँ से H प्लस आयन हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस आयन हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस आयन हटेगा तो नेगेटिव चार्ज, H प्लस आयन हटेगा तो नेगेटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पे लगा हुआ है आपका हैलोजन, तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चे, माइनस आई लग रहा है। यहाँ पे लगा हुआ है आपका हैलोजन, यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चे, माइनस आई। यहाँ पे भी हैलोजन, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। यहाँ पे भी हैलोजन, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चे, माइनस आई। और अपन जानते हैं बच्चे जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। यानी कि बच्चे डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होएगी इफेक्ट भी उतना क्या लगेगा, इफेक्ट उतना कम लगेगा, है ना। तो ये वाले माइनस आई स्टेबलाइज ज़्यादा कर रहे होंगे क्योंकि ये पास में लगे हुए हैं, है ना। 1 और अगर इस कार्बन को आप बोलते हो 1 नंबर का कार्बन और इसको बोलते हो 2 नंबर का कार्बन और इसको बोलते हो 3 नंबर का कार्बन, तो ए और डी के अंदर बच्चे क्या है, 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होएगा, तो यानी कि ये वाले अपने ऑप्शंस नहीं हो सकते। फिर उसके बाद अपन जानते हैं अपना बी या सी में से आंसर होएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर वाले कार्बन पे लगा हुआ है। बी और सी में से वीक एसिड कौन होएगा, तो यहाँ पे बच्चे अपना होएगा सी, क्योंकि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट बच्चे क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या कर रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, इसलिए आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। तो बच्चे आप कैसे करना, सबसे पहले आप गिनना बच्चे उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहले बच्चे आप क्या करना, उसके अंदर आप गिन लेना नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसके बाद आपने गिन लिए। उसके बाद बच्चे आप अगर बॉन्ड्स सेम है तो आप चेक करना कि पॉजिटिव चार्ज बच्चे किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज बच्चे किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, है ना। ये चेक करना। अगर ये वाली चीज़ भी बच्चे सेम आ रही है तो उसके बाद बच्चे आप क्या चेक करना, उसके बाद आप चेक करना कि जो अपोजिट चार्ज हैं, जो बच्चे आपके अपोजिट चार्ज हैं वो बच्चे क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए ताकि अट्रैक्शन हो। और बच्चे जो सेम चार्ज हैं वो क्या होने चाहिए बच्चे, अवे होने चाहिए, दूर होने चाहिए, ताकि रिपल्शन कम से कम हो। सेम चार्ज बच्चे आपके क्या होने चाहिए, अवे। सेम चार्जेस शुड बी अवे। अगर बच्चे ये भी सेम है तो इस बात का बच्चे एक नोट लिख लेना, क्या, कि यदि सेम चार्ज, ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि सेम चार्ज आजू बाजू कार्बन पे है, यदि सेम चार्ज आजू बाजू कार्बन पर है और वहाँ बॉन्ड बन सकता है, और वहाँ पे बच्चे क्या हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है, तो बच्चे वो वाला कंपाउंड आपका क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। वो वाला बच्चे कंपाउंड आपका क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। इस वाले एक्सेप्शन को बच्चे ध्यान रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को गिनने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। फिर अपने को चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे। फिर बच्चे अपने को चेक करना है कि अपोजिट चार्ज क्लोज होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज बच्चे क्या होने चाहिए, अवे होने चाहिए। और उसका एक नोट है कि अगर सेम चार्ज आजू बाजू कार्बन, आजू बाजू का मतलब है एडजेसेंट कार्बन्स पे, है ना, अगर सेम चार्ज एडजेसेंट कार्बन्स पे है और वहाँ पे बॉन्ड बन सकता है तो बच्चे वो वाला कंपाउंड आपका क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो चलिए इनको बच्चे अपन चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर बच्चे बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 बॉन्ड है। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 बॉन्ड है। अच्छा, आपको ये H2 हाइड्रोजन ये वाले बॉन्ड गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी के अंदर कॉमन ही होंगे, है ना। इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। अच्छा, ऑक्सीजन और CH3 वाला अपन गिन रहे हैं ना, तो इसके अंदर बच्चे 6 बॉन्ड है। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर बच्चे कितने बॉन्ड है, 7। तो यानी कि आपका C और D तो आंसर नहीं होएगा क्योंकि अपने को लीस्ट स्टेबल बताना है। तो बच्चे अपन किससे चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे कि A और B में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। चलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बाद अपन क्या चेक करेंगे कि अपना नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे,
और पॉजिटिव चार्ज बच्चे अपना किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे। मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो। चलिए जी, चलिए सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता है ना। तो नेगेटिव चार्ज बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, पॉजिटिव चार्ज बच्चे क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे। तो ये वाला तो बच्चे का, ये वाला तो कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे है, पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे है। तो अगले पे आएंगे। अपोजिट चार्ज बच्चे क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, और नेगेटिव चार्ज बच्चे क्या होने, सेम चार्ज बच्चे क्या होने चाहिए, दूर दूर, और अपोजिट चार्ज बच्चे क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। तो इसमें तो दोनों पे ही आजू बाजू है, इसमें तो दोनों पे आजू बाजू है, और दोनों में बच्चे बॉन्ड भी बन सकते हैं। जब बच्चे ऐसा केस फंस जाए, फिर अपन देखते हैं लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट। फिर अपन बच्चे क्या देखते हैं, लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट। तो बच्चे आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा हुआ है, और नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चे यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे बच्चे केवल इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वाला ग्रुप लगा हुआ है ना। तो यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पे रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा, और ये इसके माइनस आई के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे केवल इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बट अपन रेजोनेंस करवा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं देखते है ना, केवल लगे हुए ग्रुप का प्रभाव देखना है। तो इसका अपन बच्चे प्रभाव देखेंगे तो ओवरऑल इसका क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा इसके कारण, यस और नो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अपन इस तरीके से इसका लगाना चाहें तो रेजोनेंस नहीं करवाना है, रेजोनेंस के प्रभाव से देखना है कि स्टेबलाइज कर रहा है या डी स्टेबलाइज कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो केवल पॉजिटिव को कर रहा है, नेगेटिव को नहीं कर रहा है ना। तो यानी कि बच्चे ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि बी की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट हैव ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ। तो बच्चे इसका आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना। चलिए मैं बना के भी दिखा देता हूँ बच्चे। जैसे इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे ये, है ना। तो आप बच्चे देख सकते हो जब आप इसका ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होएगा बच्चे, डबल बॉन्ड सारी रिंग के अंदर घूम जाएगा बच्चे। बट जब अपन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब बच्चे अपन क्या करते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जब बच्चे अपन क्या करते हैं, जब अपन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जैसे एक कॉपी और पेस्ट, दो पेस्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है भाई। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बड़े ही आसान काम है। क्या, पहले अपन इसको घुमाएंगे, यहाँ पे इसको घुमाएंगे, यहाँ पे इसको घुमाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। उसके बाद बच्चे अपने को क्या करना है, उसके बाद पूरी रिंग के अंदर घुमा देंगे। पहले इसको यहाँ पे घुमाएंगे, इसको यहाँ पे घुमाएंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। तो आप पाओगे यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, है ना। तो इसके बन गए बच्चे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। इसके यही इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे देख पा रहे हो क्या, जैसे अगर मैं इस वाले कार्बन को 1 बोल दूं, इस वाले को मैं 2 बोल दूं, इस वाले को 3 बोल दूं, इतने से अपना काम चल जाएगा। तो बच्चे 1 और 2 वाले कार्बन पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे बच्चे एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड, 2 स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड, यानी कि 2 स्ट्रक्चर के अंदर तो बच्चे क्या है डबल बॉन्ड, और एक स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे क्या है सिंगल बॉन्ड। और यदि बच्चे मैं 2 और 3 वाले कार्बन की बात करूं तो आप बच्चे नोटिस कर पा रहे हो क्या, आप क्या नोटिस कर पा रहे हो बच्चे, कि एक स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड, और एक स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड। यानी कि 2 स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या है सिंगल बॉन्ड है, और एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है डबल बॉन्ड। यानी कि ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर दोनों कार्बन्स के बीच में सेम नहीं रहेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं रहेगी। यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो बच्चे अपन जानते हैं लगे हुए ग्रुप अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यानी कि ये क्या कर रहे होंगे, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे बच्चे, कम कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ अपन जानते हैं ऑर्थो और पैरा पे इसका कौन सा प्रभाव होता है बच्चे, -m। यहाँ पे बच्चा इसका कौन सा प्रभाव है, -m। यहाँ पे इसका केवल कौन सा प्रभाव है बच्चे, -i। तो इस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी S की होएगी, उसके बाद Q की होएगी,
उसके बाद पी की होएगी और उसके बाद आर की होएगी, है ना। ये अपन ने किससे देखा बच्चे, -m और -i प्रभाव से देखा, है ना। बट अपन जानते हैं बच्चे -m के अलावा अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे इसके -i के कारण। तो यहाँ पे बच्चे इसका -i भी तो लग रहा है और यहाँ पे भी बच्चे इसका -i लग रहा है। -i जितना पास होएगा उतना ज़्यादा लगेगा, यानी कि उतनी स्टेबिलिटी कम होएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी s की, उसके बाद q की, उसके बाद r की और उसके बाद किसकी आ जाएगी बच्चे, p की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें b। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। अपने को बच्चे क्या बताना है, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर से एक नया क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे इसका कौन सा प्रभाव लगता है, OH का +m लगता है। यहाँ पे बच्चे इसका कौन सा लगेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण इसका लगेगा +m प्रभाव, और इसका बच्चे कौन सा लगेगा, -m प्रभाव लगेगा। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ क्या कि P की और R की स्टेबिलिटी बच्चे ज़्यादा होएगी Q से, और Q से ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी S की। इसकी तो स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, इस पर कोई नहीं लगा तो इसकी ज़्यादा, इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो इनकी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। अब OH और NH डबल बॉन्ड OCH3 में किसका +m स्ट्रॉन्ग होएगा बच्चे, किसका +m स्ट्रॉन्ग होएगा, यहाँ पे बच्चे OH का +m बच्चे क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा किससे, NH डबल बॉन्ड OCH3 से, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे भी तो जा सकता है रेजोनेंस में इधर वाली तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम देगा, यानी कि कार्बोकेटाइन को कम स्टेबलाइज करेगा, यानी कि P की स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद R की, उसके बाद Q की और उसके बाद S की, यानी कि आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ पे बच्चे अपन जानते हैं, यहाँ पे अपन अगर कार्बेनाइन देखें तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कार्बेनाइन यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें है और यहाँ पे बच्चे इस पे है। तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे तो ये बच्चे एरोमेटिसिटी का कारण है, तो ये वाला कार्बेनाइन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि ये बच्चे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एरोमेटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे बच्चे इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, यहाँ पे अपने को लग रहा है -m प्रभाव लग रहा है। यहाँ पे भी बच्चे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे भी इसका -m प्रभाव लग रहा है। यहाँ पे बच्चे कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे सभी में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो अपन बोल सकते हैं कि s की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद Q की और उसके बाद R की अपने को कंपेयर करनी पड़ेगी, और इसकी बच्चे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, P से। अब Q और R को बच्चे अपन कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए बच्चे अपने को देखना पड़ेगा -m का ऑर्डर। तो -m किसका ज़्यादा होता है, -m फिनाइल ग्रुप का ज़्यादा होता है, या -m बच्चे विनाइल ग्रुप का ज़्यादा होता है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि किसका -m ज़्यादा होता है। तो बच्चे किसका होता है, फिनाइल ग्रुप का क्या होता है, -m प्रभाव ज़्यादा होएगा। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, किस तरीके से, कि यहाँ पे आपके पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे बच्चे किसी कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे बच्चे क्या लगा हुआ है, विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और किसी कार्बन के ऊपर बच्चे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन खींच रहे हैं, और यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को केवल 2 ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन खींच रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला अपना क्या होएगा, ज़्यादा स्टेबल होएगा, यानी कि Q की स्टेबिलिटी बच्चे क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, और R की स्टेबिलिटी क्या होएगी, कम होएगी। तो सबसे ज़्यादा S, उसके बाद Q, उसके बाद R और उसके बाद P। बट बच्चे अगर मैं बात करूँ किसकी, +m प्रभाव की, अगर बच्चे मैं किसकी बात करूँ, +m प्रभाव की, जो इसका +m इफेक्ट भी तो लगता है फिनाइल और विनाइल का। +m इफेक्ट बच्चे फिनाइल का भी क्या होता है बच्चे, +m बच्चे क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, विनाइल से ज़्यादा होता है ना। तो आप इससे क्वेश्चन गलत मत कर देना, मैंने इस बात को यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। एक मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बता भी दूंगा +m का ऑर्डर और -m का ऑर्डर, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कटायन इज लीस्ट स्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा कटायन सबसे कम स्टेबल है। तो देखिए बच्चे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बच्चे अपन इसका आंसर क्या होगा अपन सोचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे इसके पास यहाँ पे क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे बच्चे अपन देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज ना इस वाले पे है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं, 4 हैं। और अगर बच्चे मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बच्चे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है ना। यहाँ पे केवल बच्चे क्या है, एक हाइड्रोजन है। अच्छा, ये प्लेन के अंदर है ना, ध्यान रखना, ये वाला पूरा एक प्लेन के अंदर है, ठीक है भाई।
और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, परंतु केवल यहाँ से बच्चे प्लस आई प्रभाव लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, स्टेबलाइज हो जाएगा। और इसका आंसर इसलिए बच्चे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने सीख रखा है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं आ सकता ना बच्चे, आपका पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यदि वो बच्चे ब्रिज हेड कार्बन पे आएगा तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, तो वो क्या होना चाहेगा, प्लेनर होना चाहेगा। तो यानी कि बच्चे ये जो ऊपर उठा हुआ बॉन्ड है ये प्लेन के अंदर जाना चाहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये वाला बच्चे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि सर ऐसे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे बच्चे हो सकता है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा और इसका एक बॉन्ड 120 डिग्री पे नेट इसके ऊपर आ जाएगा, तो इस वाले कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है, बट ब्रिज हेड कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण नहीं हो सकता। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, कौन से वाला कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर बच्चे मैं देखूँ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रे, 3 अल्फा हाइड्रोजन बच्चे ये रे और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं, 8 हैं। और बी के अंदर मैं देखूँ तो 3 ये रे, 3 ये रे और 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं, 7 हैं। और यहाँ पे अगर मैं बच्चे देखूँ तो 3 ये रे, 2 ये रे, अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं, 5। बट इस वाले कार्बोकटाइन की बीबी है, बीवी नहीं बीबी बोले तो बैक बॉन्डिंग, और अपन जानते हैं कि जिस कार्बोकटाइन के पास बैक बॉन्डिंग होती है वो सबसे क्या होता है बच्चे, हाईली स्टेबल कार्बोकटाइन होता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है विच कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबलाइज अमंग द फॉलोइंग, कौन सा कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो अपन बच्चे कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है। यानी कि बच्चे ये वाला पॉजिटिव चार्ज तीनों बॉन्ड्स के साथ बच्चे क्या कर सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है। और अगर मैं बच्चे यहाँ पे देखूँ तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज केवल एक ही बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, और यहाँ पे देखूँ तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। केवल 2 ही बॉन्ड के साथ बच्चे रेजोनेंस में जा सकता है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज बच्चे किसी भी बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता, 0 बॉन्ड के साथ जा सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस में जाएगा वो वाला चार्ज बच्चे, उसमें चार्ज सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और अगर चार्ज फैल जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अपन जानते हैं एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है द 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन इज गिवन, एग्जामिन देम एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है भाई। तो बच्चे आप देख पा रहे हो ये कह रहा है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर सिमिलर, ये अपन पीछे क्वेश्चन के अंदर करके आए हैं, ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और अपन ये भी देख के आए हैं कि 1 और 2 वाले कार्बन, 1 और 2 वाले कार्बन में 2 कार्बन के बीच में क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड है, यानी कि बच्चे 1 और 2 वाले कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बच्चे क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे बच्चे, 2 और 3 वाले कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर से। चलिए जी, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर कह रहे हैं कि कार्बन 1 बॉन्ड 1-2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन कार्बन 2-3 बॉन्ड, यानी कि ये वाली बात सही हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ बच्चे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि यही बात आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है सिलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और आपको बच्चे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो बच्चे अगर इसको बेस के जैसा बिहेव करना है तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर देना पड़ेगा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर देना पड़ेगा, और यहाँ पे बच्चे इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चे अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला लोन पेयर बच्चे यहाँ पे भी रेजोनेंस में जाएगा और यहाँ पे भी रेजोनेंस में जाएगा, तो यानी कि ये वाला बच्चे लोन पेयर तो बच्चे सबसे कम अवेलेबल होएगा, लीस्ट अवेलेबल होएगा, तो सबसे कम जाएगा, तो यानी कि 1 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ बच्चे क्या होगी, सबसे कम होएगी। अब सेकंड और थर्ड को कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे अपना कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे अपना ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यही तो क्या कर रहा है बच्चे, लोन पेयर को रेजोनेंस के अंदर लेके जा रहा है।
और यहाँ पे बच्चे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मेनली तो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। और अपन जानते हैं बच्चे क्या कि -M प्रभाव किसका ज़्यादा होता है, C डबल बॉन्ड OR का प्रभाव -M ज़्यादा होता है। तो अगर इसका ज़्यादा है तो ये इसको ले जाएगा अपने पास, और अगर ले जाएगा तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बच्चे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी बच्चे, 1 वाले की, उसके बाद हो जाएगी बच्चे 2 वाले की, और सबसे ज़्यादा बच्चे किसकी होगी, 3 वाले की। तो आंसर आ जाएगा 3, 2, 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है बच्चे। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट वाले के अंदर, यहाँ पे तो +H ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ पे बच्चे लगा है -M ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी बच्चे ये लोन पेयर को ले जाएगा तो -M ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी -M ग्रुप लगा हुआ है। अब कौन से वाला -M ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा बच्चे। तो अपन जानते हैं बच्चे इसका C डबल बॉन्ड OR का -M प्रभाव ज़्यादा होता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड ONH, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, है ना। या अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे R लगा हुआ है। फिर उसके बाद तो आपका ये फिनाइल, और उसके बाद बच्चे क्या होता है आपका विनाइल, है ना। ये प्रभाव तो अपन देख चुके ही हैं, है ना। इसका तो कम ही होता है। ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, तो ये वाला रेजोनेंस बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होएगा, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो अपन बोल सकते हैं कि रेजोनेंस अच्छा होएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज बच्चे क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। बट अपने से क्या पूछ रखा है, मोस्ट स्टेबल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लेबल्ड हाइड्रोजन विद NaNH2। तो अपने को बच्चे ये बताना है बेसिकली कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तभी तो वो बेस के साथ अच्छा रिएक्ट करेगा। तो बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं आपको पहले तो जनरल ऑर्डर याद करवा देता हूँ। जनरल ऑर्डर क्या होता है बच्चे, RSO3H, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चे सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है बच्चे RCOOH, उसके बाद बच्चे आपका आता है H2CO3, उसके बाद बच्चे आपका आता है फिनोल, उसके बाद बच्चे आपका क्या आता है फिनोल, उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है वाटर, और उसके बाद बच्चे आपका क्या आ जाता है एल्कोहल, उसके बाद बच्चे आपका क्या आ जाता है एल्कोहल। और एल्कोहल के अंदर बच्चे याद रखना एक एक्सेप्शन है, मिथेनॉल एक एल्कोहल है बट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर एल्कोहल के बाद बच्चे आपका कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका कार्बन Sp, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नाइट्रोजन Sp3 वाला। तो इस तरीके से आप बच्चे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो सबसे आगे कौन आएगा बच्चे, थर्ड वाला आएगा। फिर उसके बाद बच्चे एल्कोहल आ जाएगा अपना, उसके बाद बच्चे कौन आएगा, सेकंड वाला, और फिर उसके बाद कार्बन Sp वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं मोस्ट स्टेबल रेडिकल अमंग द फॉलोइंग, है ना। रेडिकल के केस में बच्चे अपन वो वाले सारे प्रभाव लगा सकते हैं। अगर बच्चे आप रेडिकल के केस में कंफ्यूज होते हो तो आप बच्चे रेडिकल की जगह आप क्या मान लिया करो, रेडिकल की जगह आप मान लिया करो कि वहाँ पे कार्बोकटाइन प्रेजेंट है। कार्बोकटाइन के लिए आप आंसर निकालो, वही आंसर रेडिकल के लिए चिपका दो। मेंस में और नीट के अंदर इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे केवल कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, +I, और यहाँ पे बच्चे 2 हाइड्रोजन भी तो हैं, तो यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अल्फा हाइड्रोजन है 4, इसके पास बच्चे अल्फा हाइड्रोजन है 7, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 5, बट यहाँ पे बच्चे कौन सा प्रभाव लग रहा है, +M भी लग रहा है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 1। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होएगा, सी वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके अंदर कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कार्बे अनाइंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। इसका कौन सा प्रभाव होता है, -M, इसका कौन सा होता है बच्चे, +M, इसका कौन सा होता है बच्चे, +H, और यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। तो माइनस वाले ज़्यादा स्टेबल कर रहे होंगे, तो 3 वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद 1 वाले की, 2 और 4 में ज़्यादा स्टेबिलिटी बच्चे किसकी होगी, 2 वाले की, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक वीक इफेक्ट है एज कंपेयर टू मीजोमेरिक इफेक्ट। तो 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर अपने को कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन फ्री रेडिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्री रेडिकल के लिए मैं आपको अभी सिखा के आया हूँ। आपको फ्री रेडिकल की जगह क्या मान लेना है, कार्बोकटाइन मान लेना है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी निकालो, आंसर पाओ।
इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं 3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं 6। अभी किसी के मन में ये भी आ सकता है कि सर 6 कैसे हैं बच्चे, 3 ये रे और 3 ये रे। इसके पास बच्चे कितने हैं 9, 3 3 6 और 3 9। अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बच्चे किसकी होगी 3 वाले की, फिर 2 वाले की, फिर 1 वाले की और फिर 4 वाले की। तो 3 2 1 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7 करोड़। बढ़ते हैं आगे। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो अपन बच्चे जानते हैं एरोमेटिसिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। एरोमेटिसिटी होने के लिए सर 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन बच्चे क्या है, कंपाउंड अपना होना चाहिए प्लेनर, कंपाउंड अपना होना चाहिए साइक्लिक, कंपाउंड के अंदर बच्चे क्या होना चाहिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन सब कुछ एक साथ होना चाहिए, इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूँ। और बच्चे क्या होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और n की वैल्यू बच्चे क्या हो सकती है 0, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3। n की वैल्यू 0 होगी यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके 2। n की वैल्यू 1 होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। n की वैल्यू 2 होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10। n की वैल्यू 3 होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 14। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन यदि 2 6 10 14 है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। इसके अंदर अपन अपना साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 और 2 इसके अंदर 6, तो ये अपना कंपाउंड है एरोमेटिक। क्या कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या कंपाउंड प्लेनर है, हाँ कंपाउंड प्लेनर है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे 2, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, तो ये वाला कंपाउंड भी अपना एरोमेटिक है। क्या कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ कंपाउंड साइक्लिक है। क्या कंपाउंड प्लेनर है, कंपाउंड प्लेनर नहीं है, क्योंकि इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या है sp3 है, तो ये अपना एरोमेटिक नहीं है, यानी कि आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकटाइन, मोस्ट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बच्चे कौन होएगा। यहाँ पे तो इसको क्या मिल रही है बच्चे बीबी मिल रही है, और जिसके पास बीबी होती है वो धरती पे सबसे ज़्यादा स्टेबल इंसान है। और इसके पास बच्चे क्या हैं अल्फ़ा एच हैं 4, इसके पास बच्चे क्या हैं अल्फ़ा एच हैं 3। बट इसके पास तो बर्बाद काम हो गया, क्योंकि -m लग गया, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा आपका सी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन, कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम बताना है। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं देखूँ तो इसके पास इस वाले कार्बोकटाइन का अल्फ़ा कार्बन ये है, इसके पास है अल्फ़ा हाइड्रोजन 1, इसके पास है अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे कितने आपके 4। और बच्चे यहाँ पे कार्बन sp2 पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे तो बच्चे क्या हो गया, इसका तो बर्बाद हो गया, क्योंकि ये आ गया ब्रिज हेड कार्बन पे। और ब्रिज हेड कार्बन वाले की स्टेबिलिटी बच्चे क्या होती है बहुत कम होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन होएगा, सबसे ज़्यादा होएगा आपका 2 वाला, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन 4 है। फिर होएगा आपका 4 वाला, अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है। उसके बाद होएगा आपका 3 वाला, क्योंकि कार्बन sp2 पे है। उसके बाद होएगा आपका 1 वाला, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे आ गया, यानी कि बर्बाद हो गया, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन्स। तो अब इस केस में अपने को काफ़ी सारे कार्बोकटाइन्स दे रखे हैं, सबकी अपने को क्या बताना है बच्चे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो बच्चे आपको जो जो प्रभाव नजर आए उन प्रभाव को नोटिस करते जाना। तो यहाँ पे तो बच्चे केवल मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं 2। यहाँ पे बच्चे मुझे क्या नज़र आ रहा है अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5। अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे कितने नज़र आ रहे हैं 5। चलिए जी, यहाँ पे बच्चे मुझे क्या नज़र आ रहा है अल्फ़ा हाइड्रोजन नज़र आ रहा है केवल 1। यहाँ पे बच्चे मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे +m प्रभाव नज़र आ रहा है। यहाँ पे बच्चे मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे +m प्रभाव नज़र आ रहा है। और इसके अलावा 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने बच्चे 4, और इसके अलावा +m प्रभाव भी। और यहाँ पे बच्चे +m प्रभाव तो है, बट अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं 2। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बच्चे ई वाले की। उसके बाद बच्चे किसकी होगी डी वाले की। उसके बाद बच्चे किसकी होगी बी वाले की। उसके बाद ए वाले की। उसके बाद सी वाले की। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग फिनोल डेरिवेटिव्स। तो आपको काफ़ी सारे फिनोल डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनका
एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए बच्चे देखते हैं। तो अगर अपन देखें तो बच्चे यहाँ पे अपने पास NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, इसका कौन सा लगेगा, -M। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, इसका कौन सा लगेगा, -I। तो यहाँ से तो अपन ये सीख गए कि P और R की एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चे ज़्यादा होएगी Q से, और Q की बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी S से, क्योंकि बनने वाला कार्बन आयन बच्चे क्या है होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल इनके अंदर होएगा R और P के अंदर, फिर उसके बाद Q के अंदर, उसके बाद S के अंदर। और फिर उसके बाद बच्चे अपन क्या देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे बच्चे एक ये स्पेशल बात है इस वाले फिनोल वाले केस में। उसके बाद अपन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे क्या देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। तो अपने को बच्चे क्या नज़र आता है कि इसका हाइड्रोजन इस NO2, अगर मैं बच्चे इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं अच्छा कर दूं, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छा करके लिख दूं, तो आपको बच्चे शायद ये वाली बात समझ में भी आ जाए। इस स्ट्रक्चर को यदि बच्चे मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिख दूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या नज़र आ रही है, एक अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आ रही है। तो जिसके कारण बच्चे ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए बच्चे R की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद बच्चे P की, उसके बाद Q की, उसके बाद S की। अच्छा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि एक वीक इफेक्ट है, तो इसलिए सबसे पहले बच्चे अपने को कौन सा इफेक्ट देखना है, मीजोमेरिक इफेक्ट देखना है। उसके बाद अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद देखेंगे। तो सबसे आगे M इफेक्ट, उसके बाद H इफेक्ट, और उसके बाद I इफेक्ट। ये क्रम ये ऑर्डर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये अपने को कह रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज। तो बच्चे ये तो आप गैस कर पा रहे हो ना कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने हैं, 6। और अगर बच्चे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। और अगर एरोमेटिक बना रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी, बी वाले की आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग रेडिकल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। मैं आपको सिखा के आया हूँ कि जब आपके पास रेडिकल का क्वेश्चन होए तब आपको वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सोचना है। जब आपके पास रेडिकल का क्वेश्चन होए तब आपको वहाँ पे बच्चे क्या जो सोचना है, पॉजिटिव चार्ज सोचना है। तो यहाँ पे बच्चे अपने को क्या नजर आ रहे हैं, 2 बड़े +M ग्रुप नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे फिनाइल अपने को क्या करता हुआ नजर आ रहा है, रेजोनेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी अपने पास +M ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बच्चे कितने हैं, 0। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बच्चे किसकी होगी, 4 वाले की। उसके बाद बच्चे किसकी होगी, 3 वाले की। उसके बाद बच्चे किसकी होगी, 2 वाले की। और उसके बाद बच्चे किसकी होगी, 1 वाले की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयंस द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। तो बच्चे ध्यान से देखना ए वाले ऑप्शन को खास करके, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। यहाँ पे आपको बच्चे दे रखा है कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे भी दे रखा है फ्लोरीन। यहाँ पे आपको दे रखा है कार्बन, क्लोरीन, 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 और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। आप सोचोगे इसका लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे 3 -I लग रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल और क्लोरीन वाला क्या हो जाएगा, कम स्टेबल। और यहीं पे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन के पास बच्चे क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। बच्चे क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अगर बच्चे एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपको बच्चे क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बीबी, बोले तो बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी तो क्लोरीन वाला बच्चे क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि CF3 आपका, CF3 नेगेटिव कम स्टेबल होता है CCl3 नेगेटिव से। तो ए ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा, गलत। बी ऑप्शन, बी में अगर बात करूं तो यहाँ पे कार्बन sp है, यहाँ पे कार्बन sp2 है, तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। सी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे बच्चे कार्बन sp3 से जुड़ा है और यहाँ पे बच्चे कार्बन sp2 से जुड़ा है, तो यानी कि बच्चे ये वाला क्या होएगा आपका, मोर स्टेबल होएगा, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अनायंस। तो आपको काफी सारे अनायंस दे रखे हैं, आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। एल्डिहाइड का कौन सा प्रभाव होता है, -M। हेलोजेंस का कौन सा होता है, -I। और यहाँ पे पी का कौन सा होगा बच्चे, +M। और यहाँ पे बच्चे इसका कौन सा होगा, +H। तो सबसे ज्यादा बच्चे Q, उसके बाद आपका R, उसके बाद आपका P और उसके बाद आपका S। तो QRPS, मैंने गलत कर दिया, QRS और P,
है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, तो ये थोड़ा सा कम अनस्टेबल कर रहा होगा। ये तो क्या कर रहे हैं बच्चे, दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। ये कम अनस्टेबल कर रहा है, ये ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है। बस इतनी सी बात थी। तो QRSP। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर अपने को कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक देन सेकंड वन। पहला वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए किससे बच्चे, सेकंड वाले से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। ऐसा किसके अंदर अपने को नज़र आएगा? तो यहाँ पे अगर मैं बच्चे देखूँ तो यहाँ पे इसका सबके अंदर कार्बन आयंस की अपने को स्टेबिलिटी देखनी है कि पहले वाला कार्बन आयन बच्चे क्या हो, ज़्यादा स्टेबल होए हाइड्रोजन को हटाने के बाद। तो यहाँ पे तो बच्चे इसका +H प्रभाव है और यहाँ पे इसका -I प्रभाव है। तो ये वाला तो बच्चे स्टेबल नहीं होएगा, तो ए ऑप्शन नहीं होएगा। यहाँ पे बच्चे इसका कौन सा प्रभाव है, +M। यहाँ पे बच्चे इसका कौन सा प्रभाव है, -M। तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा, तो बी ऑप्शन आपका नहीं होएगा। यहाँ पे अगर बच्चे मैं इसका देखूँ तो कौन सा प्रभाव होएगा, +M। और यहाँ पे इसका देखूँ तो कौन सा होएगा बच्चे, -I। तो बी वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होएगा, तो आ जाएगा डी। क्यों? क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव है, -M। और इसका कौन सा प्रभाव है, +M। तो यहाँ से बनने वाले कार्बन आयन को -M ज़्यादा स्टेबल कर रहा होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजोइक एसिड। आपको काफ़ी सारे बेंजोइक एसिड दे रखे हैं, तो आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे तरह के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हटाएंगे नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए -M प्रभाव, स्टेबल करने के लिए -M, अनस्टेबल करने के लिए +H, अनस्टेबल करने के लिए +M। -M बच्चे किसका ज़्यादा होता है, NO2 का -M ज़्यादा होता है बच्चे किसके, CN के मुकाबले। तो यानी कि P वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होएगा, उसके बाद Q वाला होएगा, उसके बाद आपका R वाला होएगा। ये अनस्टेबल कर रहा है, ये भी अनस्टेबल कर रहा है। ये थोड़ा सा कम अनस्टेबल कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रोंगर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यानी कि आपका हो जाएगा PQRS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर अपने को बोल रहा है गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकटाइंस। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे तो बच्चे केवल कौन सा प्रभाव लग रहा है, इसका +M लग रहा है। ये बच्चे इसको क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। ये बच्चे इसको क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। और अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बच्चे कौन सा इफेक्ट लगता है, डांसिंग रेजोनेंस लगता है। यहाँ पे बच्चे कौन सा इफेक्ट लगता है, डांसिंग रेजोनेंस लगता है। और यहाँ पे बच्चे क्या लग रहे हैं, 2 डांसिंग रेजोनेंस लग रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कौन से प्रभाव लग रहे हैं, 2 डांसिंग रेजोनेंस लग रहे हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा होएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका, सबसे ज़्यादा होएगा आपका एरोमेटिक वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 डांसिंग रेजोनेंस, ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर 1 डांसिंग रेजोनेंस, और फिर उसके बाद +M। तो यानी कि 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर अपने को कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस। कार्बोकटाइंस की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे बच्चे कौन सा प्रभाव लग रहा है, इसका लग रहा है +H और +I। इसका बच्चे कौन सा लग रहा है, बच्चे केवल +I लग रहा है। इसका बच्चे कौन सा लग रहा है, +H और +I। अब +I किसका ज़्यादा लगेगा, CH3 का। तो P की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद R की, उसके बाद Q की, और उसके बाद S की। तो PRQS, है ना, क्योंकि इसके अंदर बच्चे +H प्रभाव लग रहे हैं। और P इसकी ज़्यादा क्यों, +H तो दोनों में लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर +I थोड़ा सा ज़्यादा पास है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहे था लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज, सबसे कम स्टेबल कार्बन आयन बच्चे कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखूँ तो बच्चे अपने पास क्या है, कार्बन sp वाला है। और यहाँ पे अगर मैं बच्चे देखूँ तो आपको क्या नज़र आएगा बच्चे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा 3 फिनाइल ग्रुप, यानी कि 3 -M ग्रुप। और यहाँ पे अगर मैं बच्चे देखूँ तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे आपको नज़र आएगा बच्चे कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप। कार्बन पे बच्चे क्या नज़र आएंगे, 3 CH3 ग्रुप नज़र आएंगे, है ना, जो कि क्या लगा रहे होंगे बच्चे, स्ट्रोंग +I लगा रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे तो बच्चे क्या है, यहाँ पे तो केवल कार्बन के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कोई +I नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा बच्चे, सी वाला, है ना। अच्छा, फिनाइल ग्रुप का और विनाइल ग्रुप का +M -M दोनों हो सकता है ना, तो इसलिए इसका -M लगाया मैंने यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो आपको फ्री रेडिकल्स दे रखे हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बच्चे स्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल बच्चे कैसा नज़र आता है,
बेंजाइल फ्री रेडिकल बच्चे नज़र आता है कुछ ऐसा। उसके बाद एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल बच्चे कैसा नज़र आता है, एलाइल फ्री रेडिकल नज़र आता है बच्चे कुछ ऐसा। उसके बाद 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बच्चे कैसा नज़र आता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल नज़र आता है कुछ ऐसा। उसके बाद बच्चे कौन सा फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बच्चे कैसा नज़र आता है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल नज़र आता है कुछ ऐसा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होएगा बच्चे, तो फिनाइल ग्रुप का यहाँ पे बच्चे कौन सा प्रभाव लगेगा, +M, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के जैसे देख सकते हैं। और फिर किसका ज़्यादा होता है, बेंजाइल का ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, फिनाइल के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा बेंजाइल, फिर उसके बाद आपका एलाइल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे बच्चे कौन सा लग रहा है, +M, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, +M। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिन लो कितने, 6, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिन लो कितने बच्चे, 3, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन फ्री रेडिकल्स, आपको काफ़ी सारे फ्री रेडिकल्स दे रखे हैं, उनकी स्टेबिलिटी बतानी है। शायद इस क्वेश्चन को अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें थे 9, इसमें थे 6, इसमें थे 3, तो यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायंस, कटायंस की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे बच्चे इसका लग रहा है +M, यहाँ पे बच्चे इसका लग रहा है +M, यहाँ पे बच्चे इसका लग रहा है +H, और यहाँ पे बच्चे इसका लग रहा है -I। अब +M बच्चे ज़्यादा किसका होता है, ज़्यादा बच्चे +M किसका होता है, ज़्यादा होता है NH2 का, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो वो क्या करता है बच्चे, आसानी से दे देता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे स्टेबल कौन होएगा आपका, Q, फिर उसके बाद P, उसके बाद R और उसके बाद S, QPRS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होएगा बच्चे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है, और यहाँ पे CH3 CH2, है ना। तो यहाँ पे बच्चे इसका +M प्रभाव लगेगा, यहाँ पे इसका +H लगेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होएगा आपका OCH3 वाला, तो OCH3 को सबसे आगे रखोगे। उसके बाद अपन किसको रखेंगे, उसके बाद अपन रखेंगे CH3 वाले को, क्योंकि +H लग रहा है। उसके बाद बच्चे बेंजीन रिंग का क्या लगेगा बच्चे, +M लगेगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, +H लगेगा, यानी कि आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन को भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका बच्चे कौन सा प्रभाव था, -M, इसका कौन सा प्रभाव था, -M, इसका कौन सा प्रभाव था, +H, और -M NO2 का बच्चे क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, CN के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा PQRS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड अनायन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड वाला बच्चे क्या होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आपका CH2 नेगेटिव और यहाँ पे बच्चे है आपका क्या, NO2। तो इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको यदि दिखाऊँ तो इसका आपको बच्चे प्रभाव नज़र आएगा -M, इसका बच्चे आपको प्रभाव नज़र आएगा -I। तो ए वाला, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इस यहाँ पे बच्चे आपको नज़र आएगा CF3, यहाँ पे बच्चे आपको कौन सा प्रभाव नजर आएगा, -I, और यहाँ पे बच्चे आपको नजर आएगी इसकी BB बैक बॉन्डिंग, यानी कि बैक बॉन्डिंग तो ज़्यादा स्टेबल, यानी कि आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को तो अपन कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, कौन सी रिएक्शन बच्चे फिजिबल नहीं है। तो अपन बच्चे जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है क्या, कि रिएक्शन मूव टुवर्ड वीक एसिड एंड वीक बेस। रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ पे एसिड आपका वीक पड़ा है और बेस आपका बच्चे क्या पड़ा है, वीक पड़ा है ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ, RSO3H और COOH, H2CO3, फिनोल, वाटर, एल्कोहल। ठीक है भाई, ये आपको ऑर्डर मैं बता चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन यदि देखें तो यहाँ पे अपने पास बच्चे एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे अपने पास बच्चे एसिड कौन है, वाटर बच्चे अपना पता है वीक एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन आगे जाएगी बड़े मजे से जाएगी, तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे बच्चे आपका एसिड कौन है, सल्फोनिक एसिड, और यहाँ पे बच्चे एसिड आपका कौन है, वाटर।
सल्फोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन मजे मजे से आगे जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे बच्चे आपका एसिड कौन है, यहाँ पे आपका एसिड है फिनोल और यहाँ पे आपका एसिड है वाटर। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, वाटर की कम, तो रिएक्शन भागी भागी जाएगी। तो बुलावें ते मैं आवा, तो ऐस वास्ते सी ऑप्शन नहीं होगा। आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो। अगर बच्चे ऐसा काम है तो दोनों तो एक जैसे हैं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा, जो अब मैं बताऊंगा। यहाँ पे बच्चे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है NO2, इसका -M, जो क्या कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये बच्चे आपका हो जाएगा वीक एसिड। और अगर बच्चे ऐसा काम है, और अगर बच्चे ऐसा काम है तो रिएक्शन भागी भागी आगे जाएगी, क्योंकि रिएक्शन हमेशा वीक एसिड की तरफ जाती है। तो डी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। क्या मैंने कुछ गलती की, क्या बच्चे मैंने कुछ गलती की? हाँ बच्चे, तो एक चीज़ इसके अंदर अपन ने मिस कर दी है ना। एक तो अपन वाटर के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, और एक चीज़ आपको सोचने का तरीका और भी आना चाहिए, मैंने मिस कर दी तो आप लोग भी मिस कर सकते हो। क्या कि H2CO3 और CO2, H2O और CO2 मिलके बच्चे क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे। यहाँ पे H2 और CO2 मिलके बच्चे क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे। यहाँ पे H2O और CO2 मिलके बच्चे क्या बनाएंगे, H2CO3। तो इस पर्सपेक्टिव से भी देख लेना। तो यहाँ पे तो वीक एसिड है तो रिएक्शन भागी भागी आगे जाएगी, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ए और सी को दोबारा चेक कर लेते हैं। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस कार्बोनिक एसिड? हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन भागी भागी आगे जाएगी, तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। क्या सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है? यस, सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोनिक एसिड, तो रिएक्शन भागी भागी आगे जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। बट क्या फिनोल बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोनिक एसिड से? नहीं, ये बच्चे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन भागी भागी आगे इस केस में नहीं जाएगी, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप भी मिस कर सकते थे, मुझसे मिस हो गई, तो ध्यान रखना इस बात का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले तो बच्चे आप क्या गिनो, बॉन्ड गिनो। तो बॉन्ड गिनेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये OH वाला भी गिन लो 11। तो यहाँ पे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे बच्चे कितने आगे 12। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे बच्चे कितने आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे बच्चे कितने आगे 11। तो यानी कि इसका मोटा मोटा मतलब क्या है, इसका मोटा मोटा मतलब है कि बी वाला अपना सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा इन तरह के क्वेश्चंस में ना बच्चों से गलती होने के क्या चांस, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देख लिया ये तो स्टेबल हो नहीं सकता, नहीं, आपको नहीं लगाना है, आपको बच्चे सीक्वेंस फॉलो करनी है। जो बच्चे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर सीक्वेंस बताई है उसी सीक्वेंस को फॉलो करना। अगर वो चीज़ सेम हो जाए तभी अपन आगे वाला स्टेप देखेंगे, वरना अपन नहीं देखेंगे। यहाँ पे बच्चे भाग के जाते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज गलत कर दिया और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इन्हीं सिली मिस्टेक्स के कारण, इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण बच्चे क्या करते हैं, फाइनल पेपर के अंदर उनका सिलेक्शन रह जाता है। चलिए जी नेक्स्ट के अंदर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेंजेनोइड स्ट्रक्चर, है ना। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे एरोमेटिसिटी नहीं है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, तो वहाँ पे बेंजेनोइड स्ट्रक्चर नहीं होएगा। तो यहाँ पे तो बेंजीन रिंग है, तो ये तो एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन नहीं होएगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये तो एग्जाम्पल है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होएगा। इसका बच्चे आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग आ जाएगी, तो ये नहीं होएगा, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। और अपन जानते हैं ये अपना कैसा कंपाउंड होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, टब शेप के अंदर पड़ा होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फाउंड इन टब शेप, है ना। तो यानी कि इसके अंदर कोई एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, तो बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। चलिए जी अब बच्चे, अब तक आपने जो क्वेश्चन किए वो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ही, ये वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक्सेप्शंस हैं जिनको मैंने एक साथ रख दिया है। अगर आपने बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको बच्चे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होएगी। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, सारे क्वेश्चंस को खुद से करें और फिर उसके बाद सोचना कि आंसर आपका सही है
या नहीं है, फिर आप मुझे बताना। और आप मुझे बताना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। चलिए जी बढ़ते हैं। तो अपने को ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो कौन सा बच्चे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे नाइट्रोजन के कारण इसको क्या मिल रही है, बीबी, और यहाँ पे इसको मिल रहा है डांसिंग रेजोनेंस। और अपन देख के आए हैं क्या कि बीबी से स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, तो आपका बच्चे ए ज़्यादा स्टेबल होएगा और बी कम स्टेबल होएगा। यहाँ पे बच्चे अपन देख पा रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग तो दोनों से मिल रही है, दोनों ऑक्सीजन से, बट यहाँ पे बच्चे इसको कौन सा प्रभाव मिल रहा है, प्लस एच, और यहाँ पे इसको कौन सा प्रभाव मिल रहा है बच्चे, प्लस एम। तो बच्चे किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी, बी वाले की ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस वाले के कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल और ये वाला कम स्टेबल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर गलत, है ना। क्या कि इस वाले की बच्चे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये तो बनता ही नहीं है, ये नेचर के अंदर पाया ही नहीं गया, नॉट फाउंड इन नेचर, नॉट फाउंड इन नेचर, नेचर के अंदर पाया ही नहीं गया। इसकी इतनी कम स्टेबिलिटी होती है कि फिनाइल वाला भी इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, कि फिनाइल वाला भी इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ध्यान रखना ये आ सकता है ना। जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट 2026 के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, 9, और यहाँ पे बच्चे कौन सा प्रभाव है, प्लस एम, है ना। तो इसलिए स्टेबिलिटी बच्चे इसकी ज़्यादा होगी। ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 है, वो क्या कर देता है बच्चे, डोमिनेट कर देता है प्लस एम वाले को। केवल एक यही केस है, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 आ जाए तो वो एक बेंजीन रिंग के प्लस एम को डोमिनेट कर देता है। चलिए जी 5 नहीं है, अगर आपने बच्चे वो वाले 5 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आप इन 4 क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायंस, ठीक है भाई। चलिए जी, तो यहाँ पे बच्चे कौन ज़्यादा स्टेबल होएगा, यहाँ पे इस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी, ये तो नेचर के अंदर पाया ही नहीं गया। यहाँ पे बच्चे कौन से वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा, यहाँ पे बच्चे कौन से वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे बच्चे कार्बन और क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, बैक बॉन्ड बना लेगा। इसके पास बीबी है तो ये ज़्यादा स्टेबल होएगा। यहाँ पे बच्चे कौन ज़्यादा स्टेबल होएगा, यहाँ पे कार्बन कौन सा है बच्चे, sp वाला है, तो इस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी। पहले सेंट्रल एटम देखते हैं, उसके बाद लगे हुए ग्रुप का प्रभाव देखते हैं। यहाँ पे बच्चे कौन सा प्रभाव लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है अपना -m, और यहाँ पे बच्चे ग्रुप लगे हुए हैं 2 -m, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी ये आप मुझे सोच के बताइए। तो इसमें बच्चे होती है इस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ से देखते हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 50 क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी के अपन ने बच्चे 50 क्वेश्चंस किए। धन्यवाद। प्लीज़ शो योर लव ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।